आज हम लोगों को आज हम लोगों को कल हमने संविधान के इंट्रोडक्शन चैप्टर की शुरुआत बता दी थी कि संविधान में हम लोगों को क्या पढ़ना है। अब हम लोगों को आज संवैधानिक विकास पढ़ना है। संविधान का जो है विकास कैसे हुआ, ये हमारा पहला चैप्टर है। देखिए, जब हमारे देश में जो सबसे पहले इनकी जो शुरुआत मानी जाती है अंग्रेजों की, वो इनका एक प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी के युद्ध में इन्हें भारत की दुर्बलता, राजनीतिक कमजोर कड़ी समझ में आ गई थी। लेकिन उसको एक युद्ध न कह के एक षड्यंत्र कहा जाता था कि इन्होंने धोखे से जो है षड्यंत्र रचा और बंगाल के नवाब को हरा दिया गया। बंगाल के नवाब को हरा दिया। लेकिन जो बक्सर का युद्ध हुआ, उसमें पूरी तरह से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को बक्सर युद्ध में पूरी तरह से दीवानी राइट्स, मतलब रेवेन्यू कलेक्शन का राइट्स मिल जाता। और दीवानी जैसे ही राइट्स मिला, तो यहाँ से धीरे धीरे नियमों की श्रृंखला बनने लगी। जब नियमों की श्रृंखला बनने लगी, 1765 में इनको दीवानी राइट्स मिल जाते हैं। यहाँ पे जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे, उन्होंने अकूत पैसा कमाया यहाँ से, और इसके बाद वो चले गए इंग्लैंड। इंग्लैंड मतलब टेम्स नदी पे चले गए। जब वहाँ के लोगों ने इनकी धन दौलत और शोहरत को देखा, तो उन्हें लगा कुछ ना कुछ घोटाला चल रहा है, क्योंकि कंपनी घाटे में चल रही थी और यहाँ के जो अधिकारी थे वो बहुत ज़्यादा मुनाफे में चल रहे थे। तो वहाँ की जो पार्लियामेंट थी, उसने कहा क्यों ना इस पर अंकुश लगाया जाए। जैसे अभी हमारे यहाँ जो प्राइवेट कंपनी है और यदि वो बाहर जाके धन कमाएं और संरक्षण हो भारत सरकार का, तो निश्चित तौर पर भारत की पार्लियामेंट चाहेगी कि जब भारत को रेवेन्यू आना चाहिए, तो रेवेन्यू ना आके यहाँ के अधिकारी ही माला माल हो रहे हैं, तो भारत की गवर्नमेंट उस पर कुछ ना कुछ अंकुश लगाएगी। सेम बात वहां पे थी। 1773 समय चल रहा था, इसका रेगुलेटिंग एक्ट आया, रेगुलेटिंग एक्ट। तो जब इन सब चीजों से परेशान हो गए, तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि हमको एक ऐसे नियम बनाने हैं जिससे कि हम जो भी अधिकारी यहाँ से जाते हैं उनको कंट्रोल कर सकें। तो ये चूंकि भारत था, उनका कंट्रोलिंग एक तो बंगाल से था, एक बॉम्बे प्रेसिडेंसी से था, और एक मद्रास प्रेसिडेंसी। मद्रास मतलब आज का तमिलनाडु, चेन्नई नहीं, उस समय का कर्नाटक, कुछ पोर्शन केरला का, कुछ पोर्शन ये जो है पूरा नीचे का साउथ लगभग बेल्ट जो है मद्रास कहलाता था। बॉम्बे, बम्बई जो प्रेसिडेंसी, आज का महाराष्ट्र केवल बम्बई शहर ना था, और उसके आसपास के जो है प्रांत थे वो भी थे, और एक बंगाल प्रेसिडेंसी थी। तो इन्होंने मुखिया बनाया बंगाल के प्रेसिडेंट्स को, और कहा कि ये बम्बई और जो मद्रास के प्रेसिडेंट्स है, दोनों बंगाल के गवर्नर के अधीन में रहेंगे, और बंगाल का गवर्नर को मुख्य बना दिया गया। इसके पास सारे राइट्स दे दिए गए, ताकि यहाँ पे जो बैठी इंग्लिश की पार्लियामेंट है, जो इंग्लैंड की जो पार्लियामेंट है, वो सीधे सीधे कंट्रोल किस पे कर सके, इस पे कर सके। और ये कंट्रोलिंग कर रहा है इसको, कुल मिला के पूरे देश को कंट्रोलिंग हो रही है। अब जब कंट्रोलिंग होने लगी, तो अब कुछ चीजें उन्होंने कहा कैसे हो कंट्रोलिंग, तो उन्होंने एक न्यायाधीश, जो आज हम लोग हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट है, उसकी स्थापना उस समय से मानी जाती है। सन 1774 में इन्होंने एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना कर दी, उच्चतम न्यायालय की स्थापना कर दी। और जो आज भी उसमें क्या थे, एक मुख्य न्यायाधीश था, एक मुख्य न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश, और तीन अन्य न्यायाधीश थे, तीन अन्य न्यायाधीश थे। इसमें क्वेश्चंस ये आता है कि भाई सबसे पहले कौन थे, तो उनका नाम लिख लीजिए, सर एलिजा इप्पे उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। अब चूंकि उस समय कंपनी के अधिकारी बहुत अपना पर्सनल व्यापार, यहाँ तो इन्होंने चार चीजें खरीदी
और साथ में अपनी 10 चीजें खरीद ली और इसको बॉम्बे पोर्ट से सीधे यूरोप भेज दिया टेम्स नदी पर। तो वहां के जो पार्लियामेंट थी, इंग्लिश पार्लियामेंट, उसने कहा कि नहीं भाई, ये नहीं चल पाएगा। आपको भेज रही है गवर्नमेंट। भले ही ये ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी, उस समय की प्राइवेट कंपनी थी, लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का संरक्षण तो था, गवर्नमेंट का संरक्षण था। तो उन्होंने कहा कि जो भी इसके एम्प्लॉय होंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो अपना निजी व्यापार नहीं कर पाएंगे। आज भी हमारे देश में वही प्रथा चल रही है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय कोई भी निजी व्यापार नहीं कर पाता है। ये उस समय के 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से चल रही है। और इन्होंने बनाया, जैसे आज हमारे देश में बहुत सारे पीएसयू हैं, उनको कंट्रोलिंग कौन करता है? वहां की जो एक निदेशक मंडल होता है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंट्रोल कौन करता है? वहां का जो विभाग का, उस विभाग का मंत्री होता है। सेम चीज ये उसी समय से चली आ रही है। इन्होंने भी ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोलिंग करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैठा दिया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, आज हमारा देश का कोई भी पब्लिक सेक्टर हो तो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं। ये प्रथा उसी समय से चली आ रही है। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ये था। हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में उन्होंने कहा कि बम्बई और मद्रास दोनों के गवर्नर जो है बंगाल के गवर्नर के अधीन आएंगे। जो है एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, वो जिसका मुख्य न्यायाधीश एक था। सर एलिजा इप्पे एक प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। और इन्होंने दूसरी चीज की, जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी का एम्प्लॉय रहेगा वो निजी व्यापार नहीं कर पाएगा वो। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बिठाया। ये 4 बातें इन्होंने कही। समझ रहे? एक शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट कोडिंग में हम चाहें तो इस चीज को लिख लें तो ज्यादा अच्छा लर्निंग के पॉइंट से रहेगा। पहली चीज कि इन्होंने क्या कहा, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। बंगाल का जो है गवर्नर, एक शॉर्ट कोडिंग पूरा नहीं लिखेंगे हम, एक कीवर्ड टाइप के लिख लेंगे ताकि हम जब भी रिवीजन करें हमको याद रहे। बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया और उस पर एक एरो बैठा देते हैं ऐसे, बम्बई और मद्रास के गवर्नर जनरल को बनाया। दूसरा हम लोग कोडिंग वर्ड लिखेंगे, यहाँ पे एक उच्चतम न्यायालय भी बैठाया गया। उच्चतम न्यायालय बैठाया गया, उच्चतम न्यायालय बैठाया गया। तीसरी चीज हम लोग ये लिखेंगे कि इन्होंने जो भी प्राइवेट व्यापार था एम्प्लॉय का, उसको समाप्त किया। कि आप कोई भी जो है जो हम लोग आज देते हैं ना कि मतलब जैसे कोई भी फंक्शन होता है तो गिफ्ट वगैरह देते हैं, प्राइवेट बिजनेस और गिफ्ट वगैरह लेने से मना कर दिया गया ऊपर से। और एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठाया गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये हमको 4 चीजें याद रखनी है। 1700 जो ये रेगुलेटिंग एक्ट है 1773 का, उसमें 4 कीवर्ड्स रहेंगे। बंगाल का गवर्नर जनरल, अधीन है उसके बम्बई और मद्रास के गवर्नर जनरल। दूसरा, एक उच्चतम न्यायालय बनवाया गया। और एक प्राइवेट बिजनेस और गिफ्ट लेने से ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉय को मना किया गया। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाए गए। ठीक है। इसके बाद आता है 1784 का समय। उन्हें लगा कि कुछ गलतियां हुई हैं, उसको इन्होंने सुधारा पिट्स इंडिया एक्ट से। पिट्स इंडिया एक्ट से सुधारा गया उस चीजों को। पिट्स इंडिया एक्ट से सुधारा गया। यह क्या है, एक पहला वैधानिक दस्तावेज था कि आप जो है ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत में हो। ब्रिटिश क्राउन, आज भी वहां पे महारानी का शासन चलता है। भले ही वो जैसे आज अपने देश में राष्ट्रपति हैं, इंग्लैंड में ब्रिटिश क्राउन रहता है। अब इन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। जैसे कि हमारे देश में क्या है, ये डीएम एक होता है, डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उसकी रेवेन्यू पावर अलग होती है, रेवेन्यू पावर अलग, और एक प्रशासनिक पावर अलग होती है, प्रशासनिक पावर अलग। तो सेम इन्होंने कॉन्सेप्ट फिलोसफी उस समय से आ गई थी। इन्होंने
कहा भाई आप कंपनी हो, है ना, ज्यादा नहीं हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी हो ना, तो आपके व्यापारिक कार्य अलग रहेंगे। आप व्यापार करने गए हो, व्यापार करो। दूसरा, प्रशासन को इन्होंने कंट्रोल किया, प्रशासनिक कार्य दोनों को अलग अलग कर दिया कि व्यापारिक कार्य अलग रहेंगे, प्रशासनिक कार्य अलग रहेंगे। राजनीतिक क्रियाकलापों को देखते हुए इन्होंने राजनीतिक में नियंत्रण और पर्यवेक्षण के लिए राजनीति, चूंकि उस समय भारत का परिवेश बदल रहा था, उस समय की राजनीति कंट्रोल के लिए, जो आज हमारे देश आजाद हुए, हमको सन 47 से आजाद हुए, आज 2024 चल रहा है, आज भी इंग्लैंड देश कहता है कि हम तो एक धोखे से भारत के शासक बन गए थे, ऐसा नहीं था। धोखे से भारत के शासक बने ऐसा नहीं है, एक प्री प्लान्ड था। हाँ, उस समय परिस्थितियां उनके अनुकूल नहीं थी, जब वो चाहे अकबर के समय शासन करने आए हों, चाहे शाहजहां के शासन में आए हों, और चाहे औरंगजेब के शासन में, तो इतनी तनातनी मच गई थी कि औरंगजेब ने उठा के उनके तंबू वंबू फैक्ट्री फेंक दी थी। लेकिन उन्होंने परिस्थितियां समझी अंग्रेजों ने कि नहीं, अभी समय नहीं है, अभी हमको कुछ और शांत समय तक शांत रहना होगा। इनके और पास पास की कॉम्पिटिटर थे, दूसरी कंपनियां भी थी, फ्रांस की कंपनी थी, पुर्तगाली कंपनी थी, डच लोग थे। तो इन्होंने धीरे धीरे इनको अपनी जो दूसरी कंपनियां थी यूरोपीय, उनको समाप्त किया, यहाँ की राजनीति में हावी हुए, आपस में लड़ाया। तो हम थे कहाँ पे, पिट्स इंडिया एक्ट पे। अब वहां ये इंग्लैंड में बैठी महारानी, अब ये चाहती हैं कि यहाँ पे इंडिया पे हम शासन कंट्रोल करें। तो शासन के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला कि नहीं, आप व्यापार अलग करोगे, प्रशासन अलग करोगे, और राजनीति कंट्रोलिंग के लिए इन्होंने बना दिया एक नियंत्रक मंडल। नियंत्रक मंडल, नियंत्रक मंडल में इन्होंने एक चांसलर ऑफ एक्सचेकर बनाया, चांसलर बनाया, जैसे कि अब हमारे यहाँ, और वो एक राज्य सचिव, हमारे यहाँ भी सचिव रहते हैं ना, हर मंत्री का सचिव रहता है, सारी चीजें डिफाइन वही करता है, फिर जाके विभाग में देता है, फिर जो है इम्प्लीमेंट होती हैं। और इनके 4 सदस्य प्रीवी काउंसिल के। ये कहाँ की प्रथा है, कल हमने आपको बताया था ना, आज संसदीय समितियां चलती हैं, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सारे नियम कायदे कानून संसद के कौन डिफाइन करता है, समिति। तो ये स्टार्टिंग वहीं से थी, ये समितियां वहीं की बनाई हुई थी, समझ रहे, ये चीज है। तो इस प्रकार से ये पहला निदेशक मंडल बना, जिसमें 4 सदस्य थे, 2 राज्य सचिव थे, और गवर्नर जनरल में की परिषद में 4 से कम करके 3 सदस्य कर दिए गए। इनके पास कौन कौन सी शक्ति दी गई, इनको दी गई है सैन्य शक्ति। सैन्य शक्ति, युद्ध के समय क्या करना है, संधि कब करनी है, राजस्व कैसे कलेक्ट करना है, और देशी रियासतों से कैसे संबंध बनाने हैं, कैसे देशी रियासतें हड़पना है, सारी इनकी प्रक्रिया पहले से ही डिसाइडेड थी। ऐसा नहीं है ये धोखे से भारत के शासक बने हों, समझ रहे। तो ये इन्होंने मेन चीज क्या थी, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, कंपनी को रेगुलेट किया, नियम बनाए, चूंकि बहुत ज्यादा नियम बन गए थे, इन्होंने सीधा सीधा पिंच कंपनी के एम्प्लॉय को किया था उस समय। तो इन्होंने बाद में उसको डिवाइडेशन किया, बोले आपके प्रशासनिक कार्य अलग रहेंगे, विधायी कार्य अलग रहेंगे, और युद्ध शक्ति संधि राजस्व जैसी रियासतों को, राजस्व और देशी रियासतों को संभालने के लिए इन्होंने एक परिषद अलग बना दी। ठीक है, अब आता है 1786 का अधिनियम। 1786 का अधिनियम, का अधिनियम बना, उसमें कुछ ज्यादा विशेष इंपॉर्टेंट है नहीं। उसके बाद आया चार्टर एक्ट।
चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट 1813। चूंकि उस समय तक इंग्लैंड में सबसे बड़ी चीज क्या थी, औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी, सामान बहुत बन चुके थे और उनको खरीदने वाला कोई नहीं था। खरीदने वाले मतलब कम थे, तो इनको जरूरत थी कि हम औपनिवेश बनाएं, जहां पे ये अपना तैयार किया हुआ माल इन औपनिवेशों में बेचो, यहां से तैयार माल यहां लाएं और ये माल बेचें। ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा था यहाँ पर। पूरे देश की धन संपदा कहाँ जा रही थी, इंग्लैंड के पास जा रही थी। इसी इनकी इसी नीति के कारण हमारे जो है कारखाने बंद हो गए। इसी नीति को इन्होंने पलटने के लिए गांधी जी ने क्या किया था, चरखा अभियान, जो हमारा पूरा कपड़ा उद्योग था एक समय था। इस इंग्लैंड की क्रांति के पहले महारानी के पास जो कपड़े रहते थे वो भारत देश से बनकर जाते थे, और एक इनके शासन करते करते ये परिस्थिति आ गई कि हम इनके गुलाम हो गए और ये सारी चीजें ब्रिटेन की तैयार की हुई आने लगी। यहाँ पे शूट बूट सब इनके आ गए। हमारे जो कारीगर थे, जो कपड़ा बनाने वाले बुनकर थे, उनकी दशाएं बहुत खराब हो गई थी। अब चूंकि इनकी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तो चल ही रहा था, इनके पास सामान था, वक्त था 1813 का, तो इन्होंने कहा एक काम करो, ये भारत के व्यापार को सारे अंग्रेजों के लिए खोल दो। ऐसा नहीं है कि केवल अब ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार करेगी, नहीं, अब पूरे इंग्लिश पर्सन ही व्यापार कर सकते हैं। ईस्ट इंडिया बोली अरे भाई ये क्या, हमने पूरा यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, हमने सब कुछ यहाँ किया है। तो बोले ठीक है, आपने बनाया है तो आप एक काम करो, चाय पे हम किसी को पावर नहीं देंगे। चाय जो है, चाय का व्यापार कौन करेगा, केवल ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी और कोई इंग्लिश पर्सन नहीं करेगा। और इन्होंने कहा इतने से काम नहीं चलेगा, चीन भी एकाधिकार रहा, चीन भी से खाली व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी और कोई इंग्लिश पर्सन नहीं करेगा। और भू राजस्व को, जो आज हमारे यहाँ उस समय की जमींदारी प्रथा थी, उसको कलेक्शन के लिए इन्होंने कई विधियां बनाई, और इसमें कलकत्ता, बंबई और मद्रास की सरकारों के जो विधि बनाई गई, संसद के द्वारा जो अनुमोदन दिया गया, ये कलकत्ता, उस समय तीन ही प्रमुख थे, एक तो कलकत्ता, एक तो बंबई प्रांत और एक है मद्रास। ये कुछ भी यहाँ बैठे बैठे बना लो, लेकिन हमको फाइनल अथॉरिटी बिल कहाँ से पास होगा, टेम्स नदी से पास होगा, अंग्रेजों की पार्लियामेंट से पास होगा। बिना इनके अप्रूवल के इनका कोई भी रेवेन्यू कलेक्शन की नीति फाइनल पारित नहीं होगी। कंपनी को गवर्नर जनरल, गवर्नरों और प्रधान सेनापतियों को नियुक्त करने का अधिकार तो दिया गया, पर स्वीकृति किसकी लगेगी, महारानी की लगेगी। बिना महारानी के ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ नहीं कर सकती है। और कंपनी को भारतीय क्षेत्रों में राजस्व कलेक्शन 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया कि आप 20 सालों तक और कलेक्शन कर सकते हो। और इसमें एक बहुत ही सॉफ्ट हैंड पावर, सॉफ्ट पॉलिसी जो इसमें अपनाई गई, इसमें कहा गया कि हम 1 लाख रुपए भारत में शिक्षा के लिए, अब चूंकि समय बहुत बदल गया था, समय बहुत बदल गया था, अब अंग्रेज तो इतने दूर से आ नहीं सकते थे, इतने सारे अंग्रेज, मतलब इतने सारे अंग्रेज तो आ नहीं सकते थे भाई इस पे शासन करने के लिए। तो इन्होंने कहा कि हमको कुछ ऐसे भी तो चाहिए जो क्या हो, जो शकल से तो भारतीय हों पर दिमाग से अंग्रेज हों। तो इन्होंने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा। 1 लाख रुपए उस समय
भारतीय शिक्षा के लिए खर्च किए। कब की बात है? सन 1813 की बात है। 1 लाख रुपए खर्च किए और इन्होंने कहा ईसाई धर्म को प्रचार की अनुमति दे दी। यहां से इनका गेम बिगड़ना स्टार्ट हुआ। अगर ये धर्म में हस्तक्षेप ना होता तो शायद और आगे के 500 वर्षों तक होता शासन। राजा राम मोहन राय, ईश्वर विद्यासागर जैसे लोग विरोध ना करते और ये शासन और आगे बढ़ जाता इन लोगों का। फिर आता है दूसरा 1833 का चार्टर अधिनियम। देखिए, गौर कीजिए, 1813 फिर 1833, 10 वर्ष। हमको मेन पॉइंट हमने जो पढ़े हैं वो 1813 के एक बार लिख लें। क्या? चाय और चीनी, चाय और चीन के साथ व्यापार का अधिकार बढ़ा दिया गया। कलकत्ता, बंबई, मद्रास, बोले अप्रूवल कहाँ से मिलेगा? महारानी से मिलेगा। आप कुछ भी रेवेन्यू कलेक्शन बनाते रहो। और 1 लाख रुपया काहे के लिए दिया? शिक्षा पर खर्च करने के लिए दिया। समझ रहे हैं? फिर आता है 1833 का चार्टर एक्ट। इसमें इन्होंने क्या कहा? इसमें कहा कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल दिया। उसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां थी। अब ये बंगाल, ये क्या बंगाल, और ये बम्बई और ये मद्रास, कंट्रोलिंग यहाँ हो रही है। हो रही कि नहीं हो रही है? इसके पास कौन से अधिकार हैं? नागरिक अधिकार भी हैं प्लस सैन्य अधिकार हैं। आज का वर्तमान परिप्रेक्ष्य देख लो, प्रधानमंत्री जी होते हैं, उनके ऊपर प्रेसिडेंट होता है और यहाँ आर्मी भी होती है। आर्मी के 3 डिवाइडेशन, वो हालांकि अभी अपने पढ़ने की चीज नहीं है, उधर नहीं जाना है हमको। तो बंगाल को, इसको क्या किया इन्होंने? मद्रास और बंबई के गवर्नर जनरलों को विधायी शक्ति से वंचित कर दिया। क्या आप कानून नहीं बना सकते हो? कानून तो भैया ये कलकत्ता वाले ही बनाएंगे। आज भी देख लो, वही वक्त है। कलकत्ता और सेंटर की तनातनी रहती है। कलकत्ता अलग चलता है और सेंटर अलग चलता है। उसी समय का प्रभाव है ये। नियम कायदे कानून चल रहे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी निकाय के रूप में जाने जा रही थी। व्यापार करने वाले लोग क्या बन गए थे? प्रशासनिक अधिकारी बन गए थे, प्रशासन संभालने लगे थे। वक्त कौन सा था? कहां से कंट्रोलिंग होने लगी? 1773 का आया, 1813 आया, 1833 का वक्त। और कहा व्यापारी से बन गए प्रशासनिक अधिकारी। और उसमें एक और, अब प्रशासनिक अधिकारी कैसे बन जाओगे? आईएएस आईपीएस तो चाहिए ना भैया। तो उसी समय से 1833 के एक्ट से ही आईएएस और आईपीएस की प्रतियोगिता का प्रारंभ किया गया। रोजगार सृजन के लिए जो आज हम लोग पढ़ते हैं, रोजगार का अधिकार, ये रोजगार का अधिकार यहीं से आया। कहां से आया? 1833 से आया। समझ रहे? अब इसके बाद लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति आई। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति भी इसी में आई। मतलब शक्ल से भारतीय और दिमाग से अंग्रेज। इसके बाद इसमें दास प्रथा को 1843 में समाप्त किया गया। तो हम एक बार समरी देखेंगे। क्या समरी देखेंगे? 1833 के चार्टर एक्ट की कीवर्ड्स लिखेंगे। क्या? बम्बई, बम्बई और बम्बई और मद्रास, इनकी जो है विधायी शक्तियां छीन ली गई। विधायी शक्ति किसके पास? कलकत्ता वाले के पास। ठीक है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्रशासनिक इकाई बन गई। व्यापार तो ठीक है, चल ही रहा है, प्रशासनिक इकाई बन गई है। प्रशासनिक इकाई और सिविल सेवा,
सिविल सर्विसेज की स्थापना, खुली प्रतियोगिता फॉर ओपन एम्प्लॉयमेंट एंड लॉर्ड मैकाले की नीति, लॉर्ड मैकाले की नीति। तो ये दिस इज द समरी ऑफ द 1833 का चार्टर एक्ट। अब आया 1833 के बाद 20 साल का समय निकल गया और फिर 1853 का चार्टर एक्ट आया। 1853 चार्टर एक्ट आया। इसमें क्या कहा, 1793 से 1853 ईस्वी के दौरान ब्रिटिश शासन के चार्टर के जो एक श्रृंखला चल रही थी वो लास्ट था, 1813, 1833, 1853। और गवर्नर जनरल में इन्होंने 12 सदस्यीय एक विधान परिषद बनाई। जैसे आज जो हमारा स्वरूप है ना, विधानसभा विधान परिषद, इन्होंने कितने सदस्यों की बनाई, 12 सदस्य। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व भी रखा, जैसे आज के समय विधायक हर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 सदस्यों में से 4 का चुनाव होता था। कहां से होता था, 4 सदस्यों का चुनाव होता था। कहां से, बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा, इनसे चुनाव होता था। फिर इस अधिनियम के बनने के बाद भी गवर्नर जनरल को वीटो का पावर दिया गया था। आज जो वीटो पावर किसके पास है, आज का वीटो पावर किसके पास है, अमेरिका के पास है ना भाई। वीटो पावर में इंडिया को शामिल नहीं करते, उसका बहुत सारा विरोध चलता है, चलता कि नहीं, बोलते कि सारी जो है शक्ति किस तरफ है, यूरोप के देशों में है, जबकि अब विकास बहुत हो चुका है। एशिया कंट्री भी उतना ही कंट्रीब्यूट कर रही हैं, जैसे कि चाइना, इंडिया और अफ्रीकन कंट्रीज भी काफी हद तक डेवलप हुई हैं, तब भी इनको वीटो में शामिल नहीं किया गया है। तो गवर्नर जनरल को वीटो की पावर थी। बंगाल के प्रशासनिक कार्यों के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया। विधि सदस्य को गवर्नर जनरल के लिए पूर्ण सदस्य बना दिया गया और कंपनी के महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति के लिए सीधी भर्ती के स्थान पर प्रतियोगी परीक्षाओं को आधार बनाया गया। ये तो हो गई 1853 तक की कहानी। वक्त आता है, वक्त बहुत जल्दी बदलता है भैया। 1773 से चले 1813 पे पहुंचे, 1833 आया और आया गया 1853। अब आया अंग्रेजों के लिए बुरा समय। क्यों आया, बोले हो गया 1857 की क्रांति, परेशान हो गए। भाई क्या करना चाहिए, अगर उस समय की रजवाड़ों ने, जमींदारों ने और कुछ रियासतों ने साथ न्याय दिया होता तो शायद अंग्रेज उस समय चले गए होते, देश छोड़ दिया होता। लेकिन कुछ और ही मंजूर था। साथ देने के कारण अंग्रेजों को भी लगा कि नहीं, भारत पर शासन इस तरीके से नहीं चलेगा। सारी चीजें उन्होंने बदली, नियम कायदे कानून। 1857 की क्रांति के बाद भारत शासन अधिनियम 1858 लाया। भारत शासन अधिनियम 1858 इन्होंने लाया। इनका मुख्य टारगेट हो गया कि अब 1857 जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, पुनरावृत्ति न हो। महारानी विक्टोरिया के हाथ में सीधा शासन चला गया। गवर्नर जनरल का नाम क्या कर दिया, वायसराय कर दिया गया। भारत में ब्रिटिश राज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया लॉर्ड कैनिंग। ये क्वेश्चन आता है, Who was the first viceroy of the India? Answer is the Lord Canning.
लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो है पहले, अब इसमें नियंत्रण बोर्ड और निदेशक बोर्ड को समाप्त कर भारत में द्वैध शासन प्रणाली का अंत कर दिया गया। एक नया सच जो है भारत के राज्य सचिव का सृजन किया गया। भारत में संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति नहीं थी। यह सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था। राज्य सचिव बनाया गया। आज भी राज्य सचिव बने रहते हैं, जो आईएएस प्रमोट होकर जाते हैं वो सेक्रेटरी बनते हैं, और ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था। ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था। भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यों की भारतीय, इसकी सचिव के लिए कितने 15 सदस्य बनाए गए। इनका वेतन कौन देगा? भारतीय राजस्व। एक चीज अच्छी थी उनकी कि भैया सारा पैसा यहीं का यूज करके यहीं गोल गोल घुमाते थे वो, और जितना खींच पाए खींच सकते थे अंग्रेजों की। ये बात उनका मेन टारगेट ही था, यहाँ से ड्रेन ऑफ वेल्थ निकालना। अर्थव्यवस्था और अखिल भारतीय सेवाओं के विषय में भारत सचिव और भारतीय परिषद की राय जो है बहुत इंपॉर्टेंट थी। अन्य सभी विषयों पर उसकी राय मानने के लिए इनकार किया जा सकता था। 1 नवंबर 1858 को जो इन्होंने नियम बनाया उसको मैग्ना कार्टा कहा गया। अब उसके बाद आया भारत परिषद अधिनियम 1861। भारत परिषद अधिनियम 1861। जरा 2 मिनट के लिए रिवाइज कीजिए, हम मिलते हैं। 1861 में जब भारतीय परिषद अधिनियम बना, तो इसमें जो इन्होंने भारत गवर्नर जनरल की भारतीय परिषद में शामिल करने का, विधायी कार्यों को सहयोग करने का, गवर्नर जनरल की विधायी शक्तियों का, अब इन्होंने विकेंद्रीकरण की भावना स्थापित की। जैसे जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ग्रामीण क्षेत्रों को और ये पंचायतें बनाई, पंचायत बनाई, पंचायत में इन और एक शहरी क्षेत्र का अलग शासन। विकेंद्रीकरण की भावना थी ना, यहाँ नगर पालिका, नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायत थी। यहाँ ग्राम पंचायत, ब्लॉक और जिला पंचायत थी। तो वैसे ही विकेंद्रीकरण उन्होंने भी, अंग्रेजों ने उस समय किया था। क्या किया था इन्होंने कि जो भी सैन्य शक्तियां थी, विधायी शक्तियां थी, इन सबको अलग अलग किया। ठीक है ना। गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद का विस्तार करते हुए इसमें विधि विशेषज्ञ के रूप में 5वां सदस्य शामिल किया गया। केंद्रीय विधानमंडल में 6 सदस्य तथा अधिकतम 12 सदस्य इन्होंने नामांकित किए जा सकते हैं। ये नामांकित सदस्यों में से आधे गैर सरकारी होते थे। तत्कालीन जो उस समय वायसराय थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। बम्बई और मद्रास की विधान परिषदों को कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया था। गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति की दी गई थी। जैसे कि आज हम लोग आपातकाल पढ़ते हैं, उस समय जो है गवर्नर जनरल, आज जो है प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट क्या है? इमरजेंसी लगा देता है अगर ऐसी कुछ कंडीशन क्रिएट होती है। यहाँ पे भी एक सेम टाइप की इमरजेंसी, ये भी 6 महीने बढ़ाई जा सकती थी। उस समय पे भी इन्होंने भी 6 महीने कहा कि 6 महीने ही बढ़ा सकते हैं। तो सेम चीज चल रही थी।
नियम कायदे कानून सारी चीज़ें वहीं से आ रही थी। गवर्नर जनरल को ऑर्डिनेंस पास करने की शक्ति दी गई थी 6, और इनको वीटो पावर, जैसे कि आज प्रेसिडेंट को कोई भी चीज़ है तो वीटो पावर, जैसे कि बहुत फेमस है राजीव गांधी जी के समय जो है ज्ञानी जैल सिंह ने पॉकेट वीटो का यूज किया था, जिसमें कि बताया गया था कि पत्रकारिता में उन्होंने सिफारिश की थी कि जो भी पत्र जाए उसको सरकार को पढ़ने का आदेश दिया जाए। तो ये निजता के अधिकार का कहीं ना कहीं हनन था, और ज्ञानी जैल सिंह ने, राष्ट्रपति महोदय ने पॉकेट वीटो का प्रयोग करते हुए इसको इस विधेयक पर साइन नहीं किए थे। फाइनली ये जो है विधेयक नहीं बन पाया था, कानून नहीं बन पाया था। सेम चीज यहाँ पे भी थी, यहाँ पे भी इनको वीटो की पावर थी गवर्नर जनरल को, वीटो की पावर दी गई थी। ब्रिटिश संसद किसी भी, ब्रिटिश संसद सुप्रीम थी, उसमें ब्रिटिश संसद किसी भी उसको मना कर सकती थी। फिर भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1892। भारत परिषद अधिनियम केंद्रीय विधानसभा में अतिरिक्त मनोनीत सदस्यों की संख्या कम से कम 10 और 16 निश्चित की गई। 10 सदस्यों का सरकारी, 10 सदस्य जैसे अपने विधानसभा में होते ना, इतने सदस्य बनना है विधान परिषद में, ऐसे उस समय भी वो सदस्य बना रहे थे। और सरकारी गैर सरकारी सदस्यों के लिए, जैसे हम आज आज के समय में निर्वाचन यूज होता है, डायरेक्ट निर्वाचन यूज कर, मतलब वोटिंग के पावर यूज होती है, उस समय भी जो है वोटिंग के, लेकिन इस तरीके से वोटिंग नहीं होती थी, वो उस समय एक अलग तरीके की वोटिंग ही थी। निर्वाचन पद्धति का आरंभ हुआ, इसमें एक प्रमुख विशेषता थी गैर सरकारी सदस्यों जैसे नगर पालिका, जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय, वाणिज्य मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से जो है निर्वाचित किए जाते थे। और फिर आया 1909 का वक्त, मोरले-मिंटो सुधार, भारत परिषद अधिनियम 1909। भारत परिषद अधिनियम 1909। इस अधिनियम को मोरले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। लॉर्ड मिंटो इस दिन को भारतीय इतिहास की युगांतर घटना कहते हैं। उग्रवाद और क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का सामना करना था। इस अधिनियम ने केंद्रीय और विधान परिषदों के आकार में व्यापक वृद्धि की। केंद्रीय परिषदों में जो है इन्होंने सदस्य 16 से 60 कर दिए। केंद्रीय परिषद में सदस्य कितने कर दिए? 16 से 60 कर दिए। केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत, लेकिन अभी भी जो है सरकारी बहुमत को बनाए रखा। ये चीज नहीं जा सकती अंग्रेजों की। गैर सरकारी सदस्यों को बहुमत की अनुमति नहीं थी। और इसमें जैसे आज हमारे देश में कोई भी बजट आता है या कोई भी घटना होती है तो प्रश्न पूछते हैं, तो उस समय पूरक पूरक प्रश्न पूछना अलाउ कर दिया था बजट पर। देखिए वक्त चल रहा है 1909 का, उदारवादियों का। बजट पर संकल्प, ये सारी चीजें पूछ सकते थे, लेकिन क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकते थे। कार्यपालिक एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया। सत्येंद्रनाथ सिन्हा को जो है प्रथम भारतीय सदस्य कार्यपालिक परिषद के सदस्य थे। और इस तरीके से ये चीजें चल रही थी। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक, इन्होंने क्या है, सांप्रदायिकता से इनका बहुत बड़ा संबंध है। तो विभाजन की नींव है वो कहीं ना कहीं यहीं से स्टार्ट हो रही है। अब आता है भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। सचिव उस समय थे मॉन्टेग्यू और गवर्नर थे जनरल चेम्सफोर्ड। तो इस सुधार को उन्होंने कहा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार।
सचिव कौन थे? मॉन्टेग्यू। और गवर्नर जनरल थे चेम्सफोर्ड। तत्कालीन संवैधानिक सुधारों की मांग, होम रूल आंदोलन, प्रथम विश्व युद्ध, अनेक कारणों की वजह से इसको पारित किया। इस समय देखिए कौन कौन सी घटनाएं हो रही वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से इनको मजबूरी में भारत शासन अधिनियम 1919 बनाना पड़ा। क्या है? होम रूल लीग, बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा जोर जोर से चलाया जा रहा था। 1919 की वक्त की बात है, धीरे धीरे देखो असहयोग आंदोलन इधर स्टार्ट हो रहा था। होम रूल आंदोलन, होम रूल आंदोलन स्टार्ट हो रहा था। प्रथम विश्व युद्ध, ये उस समय की घटनाएं थी। इंग्लिश पर्सन, अंग्रेज जो थे कहीं ना कहीं दबाव में थे। पार्षद कार्यपालिका का ऐसा भाग था जो गवर्नर के प्रति उत्तरदायी था, दूसरा भाग मंत्रिमंडल था जो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी था। दो सदन वाली विधायिका का निर्माण किया गया। जैसे आज भी लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट में विधानसभा, विधान परिषद रहती है, उस समय भी जो है विधान परिषद उच्च सदन और विधानसभा निम्न सदन। आज भी हमारे यहाँ लोकसभा जो है निम्न सदन रहता है, डायरेक्ट चुने हुए प्रतिनिधि जाते हैं। राज्यसभा में डायरेक्ट तो इलेक्शन होता नहीं है, इनडायरेक्टली चुनते हैं, तो राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं, कभी न भंग की जाने वाली संस्था। और लोकसभा जैसे विश्वास मत नहीं रहता है तो भंग कर देते हैं। सेम चीजें उसी तरीके से चल रही थी। क्या? राज्य विधान परिषद उच्च सदन था उस समय और विधानसभा निम्न सदन था। राज्य परिषद के सदस्यों में संख्या 60 थी, जिसमें से 34 निर्वाचित थे। आज भी हमारे यहाँ निर्वाचित मनोनीत का कॉन्सेप्ट चलता है। 60 में से 34 निर्वाचित थे और 26 मनोनीत थे। 26 मनोनीत थे। केंद्रीय विधानसभा में 144 सदस्य थे, जिसमें से 104 निर्वाचित और 40 मनोनीत सदस्य होते थे। 3 वर्ष का कार्यकाल था, दोनों की शक्तियां समान थी, किंतु बजट पर स्वीकृति देने का अधिकार केवल विधानसभा को था। देख रहे हो, बजट नहीं छोड़ेंगे भैया अंग्रेज। मेन चीज उनका कॉन्सेप्ट ये है कि ड्रेन ऑफ वेल्थ, वेल्थ को निकालना है बस उनको किसी भी तरीके से। फिर आरक्षित विषय कौन से थे? इन्होंने बंटवारा कर लिया था। जैसे आज के समय में हमारे केंद्र सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची रहती है। केंद्र के कुछ विषय अलग रहेंगे, जैसे रेलवे है और रेलवे हुआ, इनकम टैक्स हुआ, ये सारी चीजें क्या रेलवे में आती। तो उस समय भी जैसे आरक्षित में कौन से विषय थे, एक लिस्ट बना लेते हैं। आरक्षित विषय कौन कौन से थे उस समय? राजस्व, न्याय, वेद, पुलिस और हस्तांतरित विषय कौन कौन से थे? हस्तांतरित विषय स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन, शिक्षा और कृषि स्वास्थ्य, ये सारी चीजें। आरक्षित विषयों का शासन जो है गवर्नर जनरल अपनी परिषद के सदस्यों को सलाह के माध्यम से करता था, क्योंकि ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट विषय थे। राजस्व, रेवेन्यू कलेक्शन, न्याय, जुडिशरी, वित्त, फाइनेंस, पुलिस, तो ये मेन चीजें गवर्नर जनरल ने अपने पास रखी थी। बाकी जो है उन्होंने कहा छोड़ो, तुम्हें जो करना है करते रहो। और बाकी जो है अधिनियम संप्रदाय के आधार पर से सिखों को बांट दिया, आंग्ल भारतीयों को बांट दिया, यूरोपियों को भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तार किया। ये सारी चीजें। लोक सेवा आयोग का, केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। साइमन कमीशन उसी समय आया था। साइमन कमीशन नवंबर 1927 में ब्रिटिश सरकार द्वारा सर जॉन साइमन कमीशन आया था। साइमन कमीशन का विरोधी किया था लाला लाजपत राय ने, जिससे लाठी चार्ज हुई थी, उनकी डेथ हुई थी, और जिसका बदला सरदार भगत सिंह ने लिया था कि जो है असेंबली में बम फेंका था और उनके पास मौका था भाग जाने का, फिर भी वो बता रहे थे कि नहीं, हम गूंगी बहरी सरकार को जगाना चाहते हैं, हम कोई आतंक नहीं फैलाना चाहते हैं। तो उस समय की चीजें थी ये साइमन कमीशन।
प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर स्वायत्तता देना, राज्य में सरकारों का विस्तार किया जाना, सशक्त संघ बनाना और सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था को बनाए रखना। अब उस समय का एक मोस्ट जो हमारे संविधान की कॉपी बनी है 1935, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935। ये जो है, इसमें अखिल भारतीय संघ की स्थापना का उद्देश्य रखा गया, पर वो कभी पूर्ति नहीं हो पाई। इसमें कहा गया केंद्र राज्य की इकाइयों और 3 सूचियों जैसे कि राज्य सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची को उन्होंने एक मतलब बंटवारा किया, अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का भी सोचा, लेकिन ये प्रांतों, चीफ कमिश्नर और देशी रियासतों को कभी मिला नहीं पाए, मिला के भारतीय संघ की स्थापना नहीं कर पाए। बर्मा को भारत से अलग किया। 11 राज्यों में से 6 राज्यों में उन्होंने द्विसदन मतलब 2 विधानसभा और लोकसभा की स्थापना की। जैसे आज की विधान सभा और विधान परिषद है, केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा है। इस तरीके से उस समय पर उन्होंने बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम में। इंग्लैंड में भारत परिषद की समाप्ति, भारत सचिव को सलाहकारों की एक टीम प्रदान की गई। रिजर्व बैंक की स्थापना की उस समय 1935 में, जो आज आरबीआई चल रहा है, बैंकों का बैंक है, सारी चीजों को कंट्रोल कर रहा है। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली बनाई गई उस समय, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली। तो हम एक मेन मोटी मोटी चीजें लिख लेते हैं, है ना। क्या किया इन्होंने? अखिल भारतीय संघ बनाया और 11 में से 6 राज्यों में उन्होंने क्या की? द्विसदनीय व्यवस्था, द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की। और इंग्लैंड में भारत परिषद की समाप्ति, भारत सचिव को सलाहकारों की एक टीम प्रदान की गई। इंग्लैंड में भारत परिषद की समाप्ति की गई। इंग्लैंड में भारत परिषद की समाप्ति की गई और आरबीआई की स्थापना की गई और संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का, यहां से इन्होंने बदमाशी कर दी। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार किया गया और केंद्र में द्वैध शासन का प्रारंभ, केंद्र में द्वैध शासन का प्रारंभ किया गया। आज यार बस सब इतना ही रखते हैं, बाकी कल संविधान सभा पढ़ेंगे, संविधान सभा की समितियां पढ़ेंगे, प्रारूप समिति क्या है, संविधान के सभा के विकास के चरण क्या हैं। ये आज हमने हिस्ट्री देख ली कि संविधान कैसे बना। इसके बाद शिमला सम्मेलन, कैबिनेट सम्मेलन, अंतरिम सरकार का गठन, ये दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। बेबल योजना आई थी, वो भी इतना वो नहीं है, हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा वो है। तो 1935 के अधिनियम तक बहुत है, ये सारी चीज़ें हम लोग देख लिए हैं। बाकी नेक्स्ट कल इसके क्वेश्चंस होमवर्क सेक्शन में डालेंगे, वो आप लोग देख लीजिएगा, कंप्लीट कीजिएगा। जो क्वेश्चंस नहीं आएंगे उनका डाउट सेशन हम संडे की क्लास में रखेंगे।